हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। पिछले एक महीने से ज़्यादा समय से क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था और सभी लोग उसमें ज़्यादा इंगेज थे। सभी लोग वो मैचेस देख रहे थे। इंडिया से होने वाले जितने भी मैच थे लोगों ने देखा भी, और उसके अलावा भी जितने मैचेस थे उसको भी लोगों ने देखा। तो अब यह क्रिकेट वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था तो अगर किसी भी दिन अगर किसी भी कंट्री के अगर आप मैच देख रहे हैं तो ये 50-50 का फॉर्मेट है, और इसमें कम से कम अगर आप पूरा मैच देखते हैं तो 7 से 8 घंटे का मिनिमम आपका टाइम जो है उसमें जाता है। तो अब ये वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है, और अब जो स्टूडेंट हैं, जो भी अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली मैं कहूँ अगर रेलवे की जो तैयारी कर रहे हों या फिर एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पिछले एक महीने में जितना आपने कम पढ़ाई किया है उसको अब आगे आपको बढ़ाना है, क्योंकि अब कोई भी ऐसा जो गेम है वो नहीं हो रहा है। तो अब इस टाइम में हमें कैसे जो पिछले महीने में जो हमने कम पढ़ाई की है उसको कैसे हमें रिकवर करना है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। आने वाले टाइम में पिछले कई दिनों से जीडीसी के अलग अलग जोन का वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके एग्ज़ाम डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इनके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर हम ओपन वैकेंसी की बात करें तो रेलवे में कोई भी ओपन वैकेंसी को लेकर के कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, और चाहे तो अगर हम कहें कि कोई पेपर कटिंग के बारे में तो कोई भी ऐसा पेपर कटिंग भी नहीं आया है। वैसे मैं इन सब बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ जब तक अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। उसके अलावा अगर रेल मिनिस्ट्री के द्वारा कोई अगर अनाउंसमेंट या फिर कोई बयान नहीं आता है, उसके अलावा कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिले तो उस पर आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। एक ही काम हमें लगातार करते रहना है, वो है पढ़ाई। और सिलेबस सभी लोगों को पता है। अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। जितना भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है उसमें दो चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सबसे पहला है वो है करंट अफेयर को लेकर के। करंट अफेयर पिछले एक महीने का जो करंट अफेयर है आपने हो सकता है ना पढ़ा हो या फिर रिवीजन नहीं किया हो। मैंने अपने चैनल पे जो वीकली स्टडी प्लान दिए हुए हैं, सबसे पहले जो 16 वीक का स्टडी प्लान जो कंप्लीट हो चुका है वो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग जीरो लेवल से जुड़ना चाहते हैं वो लोग द स्टूडेंट के एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके आप वहाँ पे जो गाइडेंस बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस एएलपी टेक्नीशियन के गाइडेंस बैच को ज्वाइन भी किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जा कर के जुड़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात है क्या कि वहाँ पे एक अलग से चैट ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा सीरियस हैं वही लोग ज्वाइन करें। अगर आप वीकली स्टडी प्लान को फॉलो नहीं कर सकते हैं, आप अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं या फिर आपने कहीं और से बैचेज लिया हुआ है जहां आपको बेहतर गाइडेंस मिल रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी बिगनर हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, तो वो लोग वीकली स्टडी प्लान के अभी 3 वीक का जो जीरो लेवल का स्टडी प्लान है उसके 3 वीक तक का स्टडी प्लान फ्री में अवेलेबल है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। आई बटन पे भी मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जाके कम से कम शुरू के 3 वीक का स्टडी प्लान देखिए, उसको फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ तो आप एप्लीकेशन में उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें एनसीईआरटी के जो अंडरलाइन किए हुए पीडीएफ हैं वो तो सभी के लिए फ्री हैं। आप वहाँ से जाएंगे, जैसे ही एप्लीकेशन खोलेंगे और वहाँ के कोई भी बैच को अगर आप पेड बैच को ओपन करते हैं तो एनसीईआरटी का जो फोल्डर है वो फ्री है सभी के लिए। तो आप जो अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश में, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग 2 से 3 लोग साथ में रहते हैं, कई लोग दोस्त मिलकर के अगर रहते हैं, अगर बाहर आप रह कर के तैयारी कर रहे हैं, तो एक साथ आप ग्रुप में बैठ करके पढ़ाई करेंगे तो और बेहतर तरीके से होता है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे या फिर किसी भी करंट इश्यूज़ पे अगर आप डिस्कशन भी करते हैं तो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है वो। अगर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप बुक्स खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम एक ही सब्जेक्ट का 2 से 3 बुक, कम से कम फेमस जो बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर आप साथ में रहते हैं तो कोशिश ये करा करिए कि कम से कम 2 टाइप के अगर आप बुक खरीद पाएँ तो वो सबसे अच्छा होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी टाइप के बुक हैं सभी लोग अलग अलग टाइप के बुक खरीद लीजिए। आप लोग 2 बेहतर टाइप के, मतलब 2 पब्लिकेशन का बेहतर जो है वो आप चूज कर सकते हैं, और कोई एक पब्लिकेशन का खरीद सकता है, कोई दूसरा एक पब्लिकेशन का खरीद सकता है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका इसमें पैसा भी बचेगा और आप दोनों बुक्स एक दूसरे को शेयर कर करके पढ़ भी सकते हैं, उसके कंटेंट भी देख सकते हैं। और इससे ये भी आइडिया लगता है कि किसी बुक में हो सकता है कि कोई टॉपिक और अच्छे से एक्सप्लेन किया हो और किसी अदर बुक में कोई और टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, तो इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। हम लोग 4 से 5 लोग रहते थे और हम लोगों के पास कम से कम 2 से 3 पब्लिकेशन का करंट अफेयर का मैगजीन रहता था। इससे हम लोगों की बहुत ही मदद होती थी। इसमें फ़ायदा क्या होता था कि कभी कभी देखिएगा कि कुछ करंट अफेयर का जो इशू रहता है, किसी पब्लिकेशन के जो मैगजीन होती है उसमें बहुत डिटेल में दिया होता है। कभी किसी अदर मैगजीन में आप देखेंगे तो उसको 2 से 3 लाइन में ही एक्सप्लेन किया रहता है। तो अगर आपको उसके बहुत डिटेल में जाना रहता है तो अब मैंने उस मैगजीन से उसको कवर कर दिया। लेकिन ये बात आपको ध्यान देना है कि कोई भी अगर मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं तो एक ही मैगजीन को एकदम मेन मैगजीन आपको बना करके रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाते हुए आगे चलना है। मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे ही ये आपके बेहतर कर पाएगा आपके नंबर्स को। देखिए होता क्या है कि जब भी आप मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो लोग बिगिनर हैं वो लोग ईजी चैप्टर से ही शुरू करें। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास सिलेबस कहीं ना कहीं लिख करके रखा होना चाहिए। वो हार्ड कॉपी में ही आपको रखना चाहिए। कई लोग क्या होता है कि मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेते हैं और वो बाद में कभी नहीं खोल पाते हैं। तो सिलेबस कम से कम अगर आप मैथ्स का पढ़ रहे हैं, जिस बुक में अगर जिस नोट्स में आप उसको नोट करते हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके पहले पेज पे ही अगर मैथ्स का वो सिलेबस आपके पास रहेगा तो आप इजी चैप्टर से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और उसको सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको यूट्यूब से ही उसको कवर करना है। अगर आपने कोई पेड बैच लिया हुआ है तो हो सकता है जो टीचर हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि कभी हो सकता है वो कोई दूसरा चैप्टर से उन्होंने शुरुआत किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर से ही शुरू करें तो ही आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो लोग बिगिनर हैं वो लोग सबसे पहले इजी चैप्टर से ही शुरुआत करें। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जो मेन चैप्टर होते हैं, हमेशा जो रेलवे में देखा जाए तो अर्थमेटिक को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। तो अंक गणित के जो चैप्टर्स हैं उसमें जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कभी भी आप ये नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को आप 15 से 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। समय कम बचा हुआ है तो कोशिश करा करिए कि एक टाइप के क्वेश्चन को आप 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक टाइप कवर हो जाता है। लेकिन इसी एक टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स में लिख करके अच्छे से लिख करके रखना चाहिए। मैंने जो नोट्स बनाया हुआ है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मैंने 3-4 चैप्टर के वहाँ पे डेमो के तौर पे अगर आपको कैसे नोट्स बनाना चाहिए उसका पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो वो लोग भी आप जाकर के एप्लीकेशन पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर में जो भी मैंने पीडीएफ वहाँ पर अपलोड किया है, टाइप भी लिखा हुआ है। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक ही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया या फिर हो सकता है 2 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमेशा मेरे नोट्स में अनसॉल्व रहता है और मेरे राइट कॉर्नर पे उसका आंसर भी लिखा रहता है। इससे फ़ायदा मुझे क्या होता है कि 2 क्वेश्चन को मैंने तो सॉल्व करके रखा हुआ है और तीसरा क्वेश्चन भी मेरे सामने है तो उसको मैं खुद से लगाने की कोशिश करूँगा और उसका आंसर भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो वहाँ से मैं आंसर उसको मैच कर सकता हूँ। इससे एक फ़ायदा और होता है कि आपका नोट्स है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी ज़्यादा आ जाते हैं और नोट्स आपका बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होता है। कोशिश ये करा करिए कि जो भी चैप्टर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें जितना अधिक से अधिक टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब बात करते हैं कि रेलवे में जो लोग अगर जेई का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए CBT-1 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें CBT-1 में ही बहुत सारे स्टूडेंट वो एलिमिनेट हो चुके थे क्योंकि उनका टेक्निकल का जो बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा था, लेकिन पेपर जो CBT-1 का आया हुआ था वो नॉन टेक बेस पे ही था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड के वहाँ पे एलिमिनेट हो गए थे, क्योंकि जो लोग NTPC की तैयारी कर रहे थे या फिर उस समय जो ALP के स्टूडेंट थे उनकी नॉन टेक की जो तैयारी थी बहुत बेहतर थी। तो उन लोगों ने CBT-1 के पेपर को बहुत अच्छे से कर लिया और उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गया। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी के आधार पर अगर मैं बात करूँ 15 गुना जो लड़के थे उनको CBT-2 के लिए लिया गया था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो नॉन टेक बैकग्राउंड के थे। और नॉन टेक कहने का मतलब ये था कि वैसे तो एग्ज़ाम ये टेक्निकल बैकग्राउंड का ही है, लेकिन जिनका नॉन टेक पोर्शन है वो बहुत स्ट्रांग था तो वो लोग ज़्यादा उसमें एंटर कर चुके थे।
तो आपको ये भी ध्यान देना है कि CBT-1 का जो सिलेबस है जेई वालों के लिए, जो लोग स्पेशली जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, CBT-1 के सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। साथ में साथ जब आप टेक्निकल पोर्शन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें थियोरेटिकल जो पोर्शन है, थियोरी वाला जो पोर्शन है, उस पर ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा। किसी अदर जेई के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अच्छे पूछा जाता है, लेकिन रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। मुश्किल से मुझे लगता है कि एक फार्मूले बेस पे क्वेश्चन रहता है। अब बात करते हैं कि जो लोग ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए अभी ग्रुप डी की वैकेंसी अभी क्लियर हुई है और बहुत सारे लोगों को उनकी पोस्टिंग दिया जा चुका है और वो लोग अभी जॉब कर रहे हैं। तो अगली बार जो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा उसमें ज़्यादातर संभावना है कि IITI को एकदम सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी कर दिया जाए। तो अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहे थे 10th को भी उसमें अलाउ था, ओनली 10th को, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन आया हुआ था वहाँ पे IITI के लिए, जो IITI जिन लोगों ने किया हुआ था, और पर्टिकुलर कुछ पोस्टों के लिए एकदम IITI कंपलसरी किया जा चुका है। लेकिन हो सकता है कि कुछ एक आध पोस्टों के लिए ओनली 10th को भी एलिजिबल किया जाए। लेकिन अगर आपके पास IITI की डिग्री नहीं है तो आप लोग जल्दी से जल्दी IITI, कोई 1 साल का भी IITI है जो उसको कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपका कम से कम सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देने की बात है। उसके बाद से हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए ग्रुप डी का इस बार का जो पेपर था वो जनरल साइंस का जो पोर्शन था NCERT को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था। जितने भी लोगों ने NCERT को कवर किया था, जब शुरुआत में पेपर जिनके हो गए थे उन लोगों ने तो मान लीजिए NCERT को उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया था, और ये पेपर बहुत लंबा चला था। तो कई पेपर देने के बाद जैसा जैसा रिव्यू आ रहा था, लोग समझ गए थे कि NCERT को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों ने बहुत जल्दी में NCERT को कवर भी किया था। तो NCERT को आपको ध्यान देना ही देना है। जो PDF मैंने एप्लीकेशन में अपलोड किया है उस NCERT को आप पढ़ेंगे, उसके अंडरलाइन किए हुए पॉइंट्स को भी अगर आप याद रख जाते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें मैथ्स को सीरियस नहीं लेते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ एग्ज़ाम लोग सोचते हैं कि यह ग्रुप डी है और बहुत अच्छे से आसानी से निकल जाएगा, इसके पेपर का जो लेवल है ग्रुप डी के आधार पे रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे में जो भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों, चाहे ALP के हों, चाहे JEE के हैं या फिर NTPC के, उनके जो सिलेबस हैं उनमें क्वेश्चन में कोई भी ऐसा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। LP में जो टेक्निकल पोर्शन है, जो CBT-2 में पेपर आते हैं, उसमें जनरल साइंस में थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, वो बहुत अच्छे लेवल का रहता है। लेकिन इसके अलावा अगर जितने भी जनरल साइंस के जो पोर्शन है, जो ALP में, JEE में या फिर NTPC में पूछे जाते हैं, वो एकदम सेम ही लेवल के रहते हैं। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम की इसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो आप सारे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के, उसको आप एक बार देख लीजिए। हालांकि ये कहना बहुत आसान है क्योंकि सारे जो पेपर हैं उसके सभी के जनरल साइंस के क्वेश्चन को देखना आसान नहीं है। लेकिन मैंने जो भी वीकली स्टडी प्लान में कहा हुआ है कि हर एक वीक में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने ही देखने हैं। आप सोचिए एक वीक में 100 क्वेश्चन देखेंगे तो एक महीने में आपके 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है वो 100 ही नहीं, कम से कम मुझे लगता है कि कई लोग मुझे बताते हैं मैसेज करके कि वो 200 प्लस क्वेश्चन, कोई 300 क्वेश्चन तक का हर एक वीक में टारगेट लेकर के चल रहा है। तो देखिए मेरा जो मिनिमम टारगेट रहता है वो 100 क्वेश्चन का मैंने हर एक वीक में दिया हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने की संभावना किसकी ज़्यादा बनेगी? जो ज़्यादा बेहतर मेहनत करेगा, जो ज़्यादा कठिन परिश्रम करेगा, उसी को तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो लड़का तो सोचिए 300 क्वेश्चन अगर कर रहा है पर वीक में और आप सिर्फ 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा टारगेट देने का मतलब मोटिव यही रहता है कि मिनिमम आप इतना करिए। लेकिन मेरा वो लास्ट नहीं रहता है। अगर आप उससे बेहतर कर सकते हैं तो आपको मेरे वीकली टारगेट पे ही सेंट्रलाइज नहीं रहना है। आपको इससे ज़्यादा आप एफर्ट लगा सकते हैं तो उतनी ज़्यादा आपको तैयारी करनी ही चाहिए। जनरल साइंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको दे दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर के देखिएगा कि कैसे इसको और अच्छे से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि देखिए अब पिछला 1 महीने से आप वर्ल्ड कप में व्यस्त थे और बहुत सारा टाइम आपका उसमें गया है मैच देखने में। कई लोग लाइव जा करके देखे होंगे या फिर कई लोग अपने टीवी पे देखे होंगे। तो एक दिन में 8-8 घंटे 7-7 घंटे उसमें टाइम आपका वेस्ट हुआ होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस आपके पास नहीं है। तो जो लोग स्टूडेंट हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। जो भी आपने समय पिछले महीने में पढ़ाई में नहीं लगाया था वो अब इस महीने में आपको उसको
थोड़ा सा इंक्रीज करना है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए रेलवे एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द स्टूडेंट स्टडी एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अवेलेबल जितने भी वीडियोज़ हैं उसके डेमो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें बैच में इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।